हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश केवोर। आप सबका स्वागत है न्यूज़ टाइम पर। टॉक शोज़ की श्रृंखला के अंदर जैसे कि दोस्तों आप जानते हो कि हम आमंत्रित करते हैं डोमेन एक्सपर्ट्स को, पार्टीज़ के स्पोक्स पर्सन्स को, यानी कि पॉलिटिकल पार्टीज़ के, और उनके विचार जानने की कोशिश करते हैं। और आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है वो है आम आदमी पार्टी के श्री नवीन प्रशाली जी। स्वागत है आपका। धन्यवाद सर, मेरे को आप न्यूज टाइम पर लेने के लिए। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया सर, अच्छे हैं। अब काफी टाइम पहले आपसे इंटरव्यू हुआ था आपके न्यूज टाइम्स में, और काफी दिन बाद फिर जी, और अच्छा लग रहा है आपसे मिलकर। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कीमती समय निकाला, आप हमारे साथ जुड़े। और बीच में काफ़ी आपदा भी आई हैं, ख़ास तौर से जी जी। उत्तराखंड के अंदर, इवन हिमाचल में भी, जिसकी वजह से जो जीवन है वो काफ़ी हद तक डिस्टर्ब हुआ है। बर्बादी भी काफ़ी हुई है, मकान, दुकान या प्रॉपर्टीज़ काफ़ी टूटी हैं। मैंने कई दृश्य देखे हैं जो टेलीविज़न पे आ रहे थे न्यूज़ के, इवन जी यूट्यूब के जो कुछ चैनल्स हैं वो भी दिखा रहे थे वहाँ पर कि बहुत लोगों का बहुत सारा नुकसान हुआ है। और यहाँ पर सरकार थोड़ी-सी नदारद नज़र आ रही है, यानी कि जो राहत कार्य होने चाहिए थे, जिनके नुकसान हुए हैं, वहाँ पर कुछ हो नहीं पा रहा है। तो क्लाइमेट अपनी विभीषिका लेके आ रहा है। तो कुछ बात राजनीति की करेंगे और कुछ बात करेंगे आपके ख़ास तौर से जो आपदा आई है, उसके बारे में क्या किया जा सकता है और उत्तराखंड में क्या हो रहा है। आपकी पार्टी आएगी तो उसमें किस किस्म का एक गुणात्मक परिवर्तन हम देख सकते हैं। नवीन जी के बारे में मैं बता दूं कि ये मीडिया पर्सन रहे हैं, विदेशों में रहे हैं, और एक बहुत ही एक क्या कहते हैं ना, एक टैलेंटेड व्यक्तित्व है, जिनके बारे में जितना कहा जाए उतना ही कम है। तो हमें खुशी होती है कि जब इतने टैलेंटेड लोग, इतने योग्य व्यक्ति जब पार्टियों से जुड़ते हैं और एक क्वालिटेटिव चेंज लाने की कोशिश करते हैं तो खुशी होती है। नवीन जी, स्वागत है। सबसे पहले राजनीति में बात करते हैं। बड़ी एक तरह से तो आपदा की उथल-पुथल है, ऊपर से राजनीति में उथल-पुथल है। कुछ लोग निकल कर भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस में जा रहे हैं, कुछ यहाँ से वहाँ जा रहे हैं, और ऐसा लगता है कि जोड़-तोड़ की राजनीति शुरू हो गई है। इस जोड़-तोड़ की राजनीति में आम आदमी पार्टी को आप कहाँ देखते हैं? जी सर, मैं पहले तो आपका भी धन्यवाद करूंगा, क्योंकि आपने भारत सरकार की बहुत उच्च पद पर सेवा की है, और सेवा के बाद लगातार सामाजिक पृष्ठभूमि भी आपकी रहती है, समाज सेवा, और निरंतर जो समाज को अपने वक्तव्यों से दिशा देने का काम कर रहे हैं, बहुत ही सराहनीय है। मैं बहुत प्रभावित हूँ आपसे। और धन्यवाद। जो आपने सवाल पूछा कि जो इस वक्त दल बदल का एक किस्म से मैं कहूंगा कि व्यापार यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में चल चुका है। पिछला चुनाव भी यहाँ पर दल बदल पर ही जीता गया था। उस वक्त उत्तराखंड की जनता कांग्रेस से त्रस्त आ चुकी थी, तो कुछ जो लोग थे वो भाप गए थे जनता का मूड, तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का रुख किया, जी। और तब भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से यहाँ पर आई। लेकिन जो पिछली 5 साल की सरकार रही उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की, उसका काम बड़ा निराशाजनक रहा। तो इस बीच आप देखते हैं कि लगातार एक के बाद एक 3 मुख्यमंत्री बदल दिए गए, और जनहित के कार्य वैसे ही रह गए। अब जो कांग्रेस गोत्र के लोग भारतीय जनता पार्टी में आए थे, जो उत्तराखंड का भाजपा है वो 3 गोत्रों से मिलकर बना हुआ है। एक आरएसएस गोत्र, एक नॉन भाजपा गोत्र, और एक कांग्रेस गोत्र। तो 3 गोत्रों में से जो आरएसएस गोत्र और कांग्रेस का गोत्र है, इनके बीच द्वंद्व चलता रहता है। आरएसएस गोत्र चाहता है कि कांग्रेस गोत्र के लोग यहाँ पर ना रहें, हमारी चले, क्योंकि यहाँ पर सरकार में कांग्रेस गोत्र से जो लोग आए थे उनको बड़ा प्रेफरेंस दिया गया, उनको मंत्रिमंडल दिया गया सारा, लगभग आधे से ज्यादा मंत्रिमंडल कांग्रेस से आए हुए लोगों को दिया गया। तो उससे आरएसएस गोत्र के लोग नाराज रहे। तो अब जो लास्ट टाइम पर सरकार में काम नहीं हुआ है, कांग्रेस गोत्र के जो लोग यहाँ आए थे वो समझ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को जीतना नहीं है, क्यों ना हम पुराना जो अपना घर है घर वापसी करें। तो उसमें यशपाल आर्य एक नेता है, वो वापस आए हैं। और इस बीच देखा जा रहा है कि जिस प्रकार से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व मुख्यमंत्री श्री हरीश रावत जी का बयान, और वर्तमान कांग्रेस गोत्र के मंत्री भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हरक सिंह रावत जी, जो जो वैसे तो अपने आप को सांप और नेवला बोलते हैं, लेकिन इस आपदा में दोनों साथ साथ तैर रहे हैं। तो जी। उनके जो रुख में नरमी आई है, उस रुख को देखते हुए ये अनुमान लगाया जा सकता है कि कुछ और लोग कांग्रेस गोत्र के कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। लेकिन उत्तराखंड की जनता अब इस दल बदल से त्रस्त आ चुकी है। उत्तराखंड की जनता चाहती है कि कोई ठोस निर्णय लेने वाली सरकार आए, मुद्दों पर बात हो। तो आम आदमी पार्टी उस ओर बढ़ रही है
जो उत्तराखंड के मुद्दे हैं, चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, रोजगार हो, बिजली, पानी, महिला सुरक्षा, जल, जंगल, जमीन, गांव, किसान, मजदूर, सबकी, और युवा, उसमें खासतौर कर्मचारी वर्ग जो आज पूरे रोडों पर हैं, कर्मचारी यहाँ पर आंसू बहा रहे हैं, युवाओं पर चोट पड़ रही है लगातार, वो नौकरी मांगने जाते हैं तो उन पर डंडे बरसाए जाते हैं। मातृशक्ति रोड मांगती है अपने रास्ते के लिए, तो उन पर डंडा पड़ जाता है। पंडा पुरोहित समाज जो सदियों से चार धाम यात्रा को संभाल रहे थे, चार धाम की व्यवस्था को संभाल रहे थे, वहां पर देवस्थानम बोर्ड ले आया, सरकार द्वारा ले आया गया, एक तरफा निर्णय है, गैर लोकतांत्रिक निर्णय रहा, और कर्मचारी को सैलरी नहीं मिली। कई विभाग ऐसे हैं कि 5-5, 6-6 महीने से यहाँ पर सैलरी नहीं मिली है। युवा, आज 8.5 लाख से ज्यादा लोग यहाँ पर बेरोजगार युवा रजिस्टर्ड हैं, उसके बाद बहुत सारे और लोग रजिस्टर्ड हैं। तो जब भी आप किसी काम को करने जाते हैं, मेरा मानना यह है कि जब भी आप चुनाव जैसी स्थिति में जाते हैं तो अपनी तैयारी के साथ साथ आपको विपक्ष की ताकत और कमजोरी का अंदाजा होना बहुत जरूरी है। अपनी रणनीति उस हिसाब से कोई भी पार्टी बनाती है कि हमारे जो विपक्षी हैं उनकी ताकत क्या है। तो हम, जहां तक उत्तराखंड की बात है, तो हम अपनी टक्कर सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी से मानते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस वक्त रूलिंग पार्टी है। कांग्रेस यहाँ एक डूबता हुआ जहाज है, बहुत सारे उनका हालांकि नेतृत्व तो दोनों के पास नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के पास भी नेतृत्व नहीं है और कांग्रेस के पास भी नेतृत्व नहीं है। तो लेकिन हम मानते हैं कि क्योंकि आम आदमी पार्टी मुद्दों की राजनीति करती है, और उत्तराखंड के इतिहास में पहली बार 21 साल बाद उत्तराखंड का विधानसभा चुनाव मुद्दों की राजनीति पर होगा, और मुद्दे जो हम धरातल पर पहुंचा रहे हैं वो उत्तराखंड की जनता को बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रहे हैं कि अगर सरकार कोई कुछ कर सकती है तो ये कर सकती है, क्योंकि हमने एक जगह जहां हमारी सरकार है वहां पर कुछ चीजें हमने सिद्ध करके दिखाई है, तो उससे जनता का भरोसा है। और दूसरी बात यह है कि उत्तराखंड की एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन दिल्ली में रहती है। अगर उत्तराखंडियों का दिल्ली से बाहर कोई बहुत बड़ा शहर है सबसे बड़ा, तो वो दिल्ली है। दिल्ली में 35-40 लाख लोग जो उत्तराखंड के रह रहे हैं, उनको जो बेनिफिट्स मिल रहे हैं, वो यहाँ पर उस चीज का संचार कर रहे हैं, प्रसार कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। उससे हमें एक बहुत बड़ी उपलब्धि यहाँ पर हासिल होने जा रही है। जिस प्रकार से उत्तराखंड की जनता आम आदमी पार्टी को समर्थन दे रही है, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की हौसला अफजाई कर रही है, उससे स्पष्ट है कि इस बार जनता एक योग्य सरकार पर मोहर लगाने वाली है। वो सरकार होगी आम आदमी पार्टी की सरकार, उत्तराखंड की जनता की सरकार, और जनता की सहभागिता से उत्तराखंड को, जिस अवधारणा के साथ उत्तराखंड बना था, उसको पूरा करने में आम आदमी पार्टी कोई कसर नहीं छोड़ेगी। बिल्कुल सही कहा आपने। अभी आपदा भी आई जिसमें मैंने पहले ही कहा कि सरकार भी नदारद नजर आई है। कुमाऊं के अंदर भी काफी बाढ़ वगैरह आई हैं और बहुत बर्बादी हुई है, गढ़वाल में भी हुई है, हिमाचल में भी हुई है। पर ऐसा क्यों है कि राजनीतिक पार्टियां वहां पर नजर नहीं आ रही कहीं पे लोगों की मदद के लिए, सिवाय एक आश्वासनों के। कुछ वीडियोस मेरे पास आए हैं जो कि कांग्रेस और बीजेपी वाले हैं, जहां पर वो सिर्फ टूटे घर हैं, लोग बर्बाद हो चुके हैं, लेकिन खाली आश्वासनों से तो पेट भरते नहीं। अल्टीमेटली सरकार ने मदद क्या दी है उनको, धरातल के ऊपर जाके क्या किया, क्या उनको, क्या कुछ आर्थिक मदद दी है, कुछ उनको किसी सामान के रूप में, कुछ खाने पीने की कुछ मदद की, क्या किया सरकार ने आखिर? देखिए, ये आपदा आई थी, वैसे तो आपदा एक प्राकृतिक प्रकोप है जिसको रोका जाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन अब जो हमारे पास हमारे वैज्ञानिक और जो हमारे उपकरण हैं, जो हमारा शोध है, उससे बहुत हद तक हम उसका पूर्वानुमान लगाने में समर्थ हो पा रहे हैं। इतनी हमारी सामर्थ्य हो गई है कि हम कुछ आपदाओं का पूर्वानुमान लगा रहे हैं। खासतौर पर अगर अतिवृष्टि की बात करें, अगर उत्तराखंड की बात करें, तो उत्तराखंड में जो अभी तक बड़ी आपदाएं जो हमारी नजर में आई हैं, वो अतिवृष्टि के कारण है, ज्यादा बारिश के कारण है, बादल फट के कारण है। इस प्रकार के पूर्वानुमानों को अब हमारा मौसम विभाग सटीक अनुमान लगा पा रहा है, और इस बार भी काफी एडवांस में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया था। लेकिन दुर्भाग्य रहा कि हमारी सरकार उस हिसाब से अलर्ट नहीं हो पाई जिस हिसाब से मौसम विभाग ने अलर्ट किया था। इसका बहुत सारे यहाँ पर उदाहरण हैं, और मैं बताऊं कि जैसे हमारे देश में और भी जगह आपदा आती है, कोस्टल एरियाज में जब आपदा आती है तो पूरे बड़े के बड़े क्षेत्र खाली करा लिए जाते हैं, उनको सुरक्षित स्थानों पर भेज दिया जाता है, उसके बाद उनको वापस वहां पर लाया जाता है। हमारे पास 2013 में बड़ी आपदा आई थी, उसके बाद छोटे मोटे लगा के कई आपदाएं यहाँ पर आ गई हैं, लेकिन हमारी सरकार उससे चेत नहीं रही। ये हमारे लिए बड़ा दुर्भाग्य है। और हमारे पास SDRF, NDRF भी जो हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए जो फोर्स है, उस फोर्स की उस हिसाब से तैयारी नहीं होती है जिस हिसाब से होनी चाहिए। और दूसरा, जब उन फोर्स की अगर हम बात करें
तो गवर्नमेंट ने भी जो आपदा प्रबंधन समिति बनाई है, हमने कभी नहीं सुना कि उस समिति की कोई यहाँ पर बैठक हुई होगी या क्या उसका हो रहा। हमारा मानना है कि एनडीआरएफ एसडीआरएफ का भी सेना की तर्ज पर मॉक ड्रिल होना बहुत जरूरी है। जब तक मॉक ड्रिल नहीं होगा उनका समय समय पर, तो आपदा के लिए खड़े नहीं रहेंगे। खाली टाइम में उनको आप किसी और काम में लगा देते हैं, आपदा आती है तो आप उनको तब भेजते हैं। जगह जगह पर आपदा सेंटर हमारे पास नहीं है ताकि त्वरित राहत पहुंचाई जाए। अभी सरकार ने जो अपनी पीठ थपथपानी चाहिए, अमित शाह जी भी यहाँ पर आए थे आपदा के बाद, वो कह के गए कि हमने बहुत पहले उत्तराखंड की सरकार को चेता दिया था और उत्तराखंड सरकार ने बहुत अच्छा काम किया। लेकिन आज ये है कि उत्तराखंड की सरकार केवल हेलीकॉप्टर में घूमने के अलावा, तेल फूकने के अलावा कुछ भी नहीं कर रही है। और उसका जीता जागता उदाहरण यह है कि इनके ही विधायक ने, भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने भारतीय जनता पार्टी के मंत्री को लताड़ा कि आप केवल वहीं पर जा रहे हैं जहां पर हेलीकॉप्टर उड़ सकता है या बैठ सकता है, आप उन जगहों पर पहुंच ही नहीं पा रहे जहां असली में आपको राहत की जरूरत है। मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं सर, बहुत बड़ा लापरवाही का उदाहरण मैं आपको बताना चाहूंगा। नैनीताल जो विश्व प्रसिद्ध शहर है, हमारे यहाँ दो शहर है, एक मसूरी एक नैनीताल। वो भी अंग्रेजों की देन हो, भला हो उनका कि कुछ यहाँ कर गए, आज रोजी रोटी खाने वाले हम लोग हो गए। नहीं तो हमारी सरकारों के अगर हवाले हम होते तो शायद आज हम यहाँ पर भूखमरी के कगार पर होते। तो आज हमारी सरकारों से उन शहरों की व्यवस्था नहीं बन पा रही है। चार धाम यात्रा हमारे यहाँ आदिकाल से चल रही है, उसके बाद ये एक भी यात्रा यहाँ पर शुरू नहीं कर पाए। तो और जबकि उत्तराखंड पूरा प्राकृतिक तौर पर पर्यटन के लिए इतना अनुकूल है कि आप अंदाजा लगा सकते हैं, आप तो विद्वान व्यक्ति हैं। और जब भी कोई राज्य अस्तित्व में आता है, जब भी कोई देश अस्तित्व में आता है, तो सबसे पहले अपनी कमजोरी और अपनी ताकत का अनुमान करके आगे की रणनीति बनाते हैं। लेकिन दुर्भाग्य हमारा कि हमारे रणनीतिकार की उतनी सोच रही नहीं। मैं ये सीधा अगर भाषा में कहूं तो उनके दिमाग का ऊपरी माला बिल्कुल खाली है। यहाँ पर आप इतनी लोअर लेवल की राजनीति होती है, इतनी अश्लील राजनीति इस वक्त यहाँ पर हो रही है, उत्तराखंड में चुनाव के दौरान देखने को मिल रही है। मैं भी पहली बार देख रहा हूँ और बहुत हतप्रभु हूँ इस बात को देखते हुए, और बहुत स्तब्ध हूँ कि इस कैटेगरी में ये लोग अपनी पार्टी, अपना ही मजाक नहीं उड़ा रहे बल्कि उत्तराखंड की छवि को खराब कर रहे हैं। इस प्रकार की राजनीति ये लोग कर रहे हैं। ये यहाँ पर हरीश रावत जी बहुत बड़े नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े नेता हैं, ये एक दूसरे को चैलेंज कर रहे हैं। और चैलेंज किस बात का कि हम तुम्हारा स्टिंग दिखाते हैं और तुम हमारा स्टिंग दिखाओ। एक ग्राउंड इन्होंने तय कर लिया कि रेंजर्स ग्राउंड यहाँ पर है देहरादून में, बहुत बड़ा ग्राउंड। ये कहते हैं कि वहां पर बड़ी स्क्रीन लगाते हैं, हम तुम्हारा दिखाते तुम हमारा दिखाते, देखते हैं किसका बड़ा है। तो जो और इस तरह की जो एक दूसरे को नंगा करने की बात कर रहे हैं, ये अश्लील राजनीति को उतर आए हैं। ये मुद्दों की राजनीति से बहुत दूर भटक गए हैं। जिस अवधारणा से उत्तराखंड बना था उससे बहुत दूर भटक गए थे। इसलिए आज आम आदमी पार्टी को लोग पसंद कर रहे हैं, क्योंकि हम मुद्दों की राजनीति कर रहे हैं। तो आपदा का मैं उदाहरण दूं तो नैनीताल की बात मैं कर रहा था, जिक्र दूसरा बीच में आ गया। नैनीताल में एक स्काडा सिस्टम, जो सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन सिस्टम जो होता है, जो ऑटोमेशन सिस्टम होता है किसी भी चीज को रिमोट या रिमोट एरियाज में, लोकल एरियाज में उसको कंट्रोल करने के लिए जहां मैन पावर कम होती है, तो वो सिस्टम इंप्लीमेंट किया जाता है। तो नैनीताल का जो निकासी गेट है पानी का, जब पानी ओवरफ्लो हो जाएगा तो जहां से निकलेगा उस गेट को इन्होंने स्काडा से जोड़ दिया, तो ताकि अगर बारिश का पानी ज्यादा बढ़े तो ऑटोमेटिक खाली हो जाए। उसमें इन्होंने लिमिट रखी कि 12 फीट पानी आने पर ये 3 इंच पानी अपने आप खाली कर देगा हर बार। जब भी 12 फीट पानी चढ़ेगा तो गेट खुलेगा, 3 इंच कम करके इसको छोड़ देगा। अब ये सिस्टम 3 दिन पहले रेड अलर्ट जारी हो गया, इतना हाई अलर्ट पर उत्तराखंड था। वो स्काडा सिस्टम हमारे सिंचाई विभाग ने मैनुअल मोड में रखा हुआ था। जब से वो लगा तब से मैनुअल मोड में ही था। तो परिणाम ये रहा कि पानी भरता रहा, ओवरफ्लो हो गया। तो पहली बार नैनीताल शहर जो है डूबता हुआ हमने देखा यहाँ इतिहास में पहली बार। तो ऐसी लापरवाही यहाँ की सरकारों का मॉनिटरिंग सिस्टम, यहाँ की जवाबदेही है। यहाँ मुखिया से लेकर, शासन के मुखिया से लेकर प्रशासन के कर्मचारी तक किसी की अकाउंटेबिलिटी या लायबिलिटी तय नहीं है। ये ऐसा प्रदेश है, यहाँ लाइबिलिटी अकाउंटेबिलिटी नाम की कोई चीज नहीं है। सब भगवान भरोसे। हम बोलते देवभूमि है, हमने सारा देवताओं को छोड़ दिया है, कुछ नहीं करेंगे। जो देवता कर रहे हैं उसको फिर हम भुगत रहे हैं। तो एक मनुष्य बात और भी है नवीन जी, जो मेरी भी समझ में नहीं आती कई बार। अब जो पहाड़ी एरियाज होते हैं, पहाड़ी एरियाज में छोटे नदी नाले भी बहुत होते हैं, हजारों में होते हैं जी। लेकिन हमने मानव होने के नाते वो जितने नदी नाले, उनके पाथवेज वो सारे ऑक्युपाई कर लिए और वहां पे मकान, दुकान, कोई भी एक रिहाइश की चीज बना ली वहां पर। हमने उस पानी को निकलने के लिए जगह नहीं छोड़ी। हमारे लिए प्रॉपर्टी एनक्रोचमेंट वो इम्पोर्टेंट हो गया। सरकारें आंख मूंदती रही कि जो जहां मर्जी दिल करता है मकान बना लो।
नैनीताल की आपने बात की, तो नैनीताल के अंदर जिस ढंग से आज अर्बन जंगल पैदा हुए हैं, वहां पर सारे के सारे कंक्रीट जंगल्स बने हुए हैं, तो मुझे वहां ओरिजिनल पेड़ तो नजर आना ही बंद हो गए। ऊपर जाके कहीं मिले तो मिले, लोग उन पे भी नजर गड़ाए बैठे हैं कि कैसे वहां तक छोटी पगडंडी ले जाएं, छोटी सड़क ले जाए और वहां भी एक होटल रिसोर्ट खोल लें। जब आप एनक्रोचमेंट की उस लिमिट पे चले जाएंगे, चाहे कुमाऊं में हो, गढ़वाल में हो, इवन हिमाचल में भी, और जहाँ पे कई पहाड़ भी इस किस्म के हैं जो कि जिनकी जो प्रकृति ऐसी है कि जो बारिश में एकदम से बहुत जल्दी खिसक जाते हैं, लैंडस्लाइड में चले जाते हैं वो। ऐसी जगह पे भी लोग, उनको पता है कि परेशानी आ सकती है, नदी नाले के जो बहाव के जो एरियाज हैं वहां पे मकान रिहाइश बना लेते हैं। क्या सोचकर करते हैं सर वो? क्या कोई देखिए उनकी सर, भी अपनी नैतिक जिम्मेदारी है कि नहीं है? देखिए बिल्कुल हर एक व्यक्ति, हर एक मनुष्य की नैतिक जिम्मेदारी है कि जो प्रकृति है हम उस प्रकृति का संरक्षण करें, क्योंकि मनुष्य इस धरती का सबसे बुद्धिमान प्राणी माना जाता है, सबसे विवेकशील प्राणी माना जाता है, और हम अपने आप को सर्वश्रेष्ठ भी कहते हैं। लेकिन जो हमारी कारगुजारियां होती है कभी कभी वो शर्मसार कर देने वाली होती है और अपने लिए ही परेशानी पैदा करने वाली होती है। तो ऐसे ही यहाँ पर भी होता है, लेकिन उसका एक बहुत बड़ा कारण सरकारी तंत्र का पूरी तरह से ढीला रवैया है। अगर सरकार कोई आदेश सख्त तरीके से और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जारी करे तो मैं समझता हूं कि उत्तराखंड की जनता का बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा है और जनता बहुत भोली भाली है, उसको जैसा आप बोलेंगे वैसा वो करेगी। सीधे लोग रहते हैं यहाँ पर। लेकिन सरकारों का जो भ्रष्टाचार है, उस भ्रष्टाचार से जनता अब ये समझती है कि ये तो इनके रग रग में भ्रष्टाचार बस चुका है, इसको निकाला नहीं जा सकता है, इसलिए अपना भी जो जैसे होता है अपने मन से चल पड़ो। तो उस चलने के चक्कर में कई बार नुकसान उनका ही होता है। लेकिन जो नीति यहां पर होनी चाहिए थी, चाहे वो यहाँ पर भू कानून की भी आवश्यकता है। भू यहाँ के प्राकृतिक क्षेत्र को देखते हुए, यहाँ के रीति रिवाज, यहाँ की संस्कृति को देखते हुए भू कानून की भी आवश्यकता है। यहाँ का सामरिक महत्व भी है, क्योंकि हमारे देश का बॉर्डर दो दो तीन तीन देशों से लगा हुआ, चाहे नेपाल और चाइना की बात करें, मुख्य तौर पर दो देश हैं जिनसे हमारा 625 किलोमीटर लंबा बॉर्डर जो है शेयर होता है। तो उसकी सुरक्षा भी, और आज बॉर्डर के गांव जिस प्रकार से पलायन के शिकार हो रहे हैं, वहां वीरान हो रहा है, हमें उस सिक्योरिटी को उस भरपाई करने में बहुत ज्यादा फोर्स वहां पर लगानी पड़ रही है। कई बार आता है कि वे चाइना हमारे चमोली या दूसरे जिलों, सीमांत जिलों में घुस जाता है। तो वो जो भी है, कहने का मतलब यह है कि बहुत हद तक हम सब जिम्मेदार हैं और हम सब उत्तराखंड को ये सोचना पड़ेगा कि ये प्रदेश हमारा है और बड़े बलिदान के बाद ये हमारे शहीदों ने हमें दिया है और हम सबको इसके विकास के लिए कुछ न कुछ योगदान देना पड़ेगा। तो वो सरकार, अगर कोई ऐसी सरकार आए जो जनता को इस प्रकार से मोटिवेट कर पाए और जनता को नफा नुकसान समझा सके, तब जनता उनके कहने पर आएगी। लेकिन जो 20-21 साल में दल अदल बदल कर कभी कांग्रेस कभी भाजपा कभी कांग्रेस जो यहाँ पर आ रही है, उससे जनता त्रस्त हो गई है। जनता को भरोसा ही नहीं है कि उत्तराखंड का भला हो सकता है, जबकि उत्तराखंड प्राकृतिक तौर पर इतना संपन्न है। मैं बात कर रहा था कि जब भी कोई देश या राज्य अस्तित्व में आता है तो अपने उसको मजबूती और कमजोरी का आकलन करता है, उसके बाद नीति निर्धारण करता है। आप दुनिया के तमाम देश, अगर मैं जापान का उदाहरण दूं, स्विट्जरलैंड का उदाहरण दूं, स्विट्जरलैंड में पहाड़ थे, प्रतिकूल मौसम था, उन्होंने उसको अपनी स्ट्रेंथ बताई, बैंकिंग सेक्टर में पहले वो गए, लोगों का पैसा लाए, दुनिया भर के चोरों का पैसा स्विट्जरलैंड में गया और बिना ब्याज का पैसा, कोई इंटरेस्ट नहीं। उन्होंने उस पैसे को अपने आर्थिक समृद्धि में लगाया और आज स्विट्जरलैंड दुनिया का हब बना हुआ टूरिज्म में। ऐसी जापान में जो रोज विश्व, जब युद्ध हुआ, अमेरिका ने कमर तोड़ दी जापान की, तो जापान दोबारा उठा, उसने अपना आकलन किया कि हम टेक्नोलॉजी में है, तो उसने टेक्नोलॉजी को अपने हथियार बनाया। सिंगापुर, दुनिया के तमाम इकोनॉमी जो आज बहुत स्ट्रांग है, वो भी ऐसी पहाड़ी राज्य हैं। जर्मनी की बात करो, किसी भी जगह की बात करो, तो वहां पर प्रतिकूल उसमें उन्होंने अपने आप को अपने कर्मठता से आगे बढ़ाया है। और मैं दूर नहीं जाऊं, हमारा पड़ोसी राज्य हिमाचल, जब हिमाचल अस्तित्व में आया था तो पहाड़ थे, उनको पता था। डॉक्टर परमार साहब बहुत विजनरी मुख्यमंत्री वहां के रहे हैं, वो ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने आज हिमाचल को बहुत सशक्त किया है। उनका योगदान हमेशा याद किया जाएगा, अनुकरणीय है हमारे लिए भी। तो उन्होंने सोचा कि हमारे पास पहाड़ हैं, थोड़ा एग्रीकल्चर लैंड है, तो उन्होंने खेती को अपना हथियार बनाया। आज हिमाचल कृषि में बहुत आगे है। उन्होंने पर्यटन को अपना हथियार बनाया, उनको पता था हमारे यहाँ कल कारखाने नहीं लग सकते, हमारे यहाँ ट्रेन नहीं आ सकती। तो इसको सबको देखते हुए जो उन्होंने अपनी दो चीजों पर फोकस किया, पर्यटन और कृषि पर, आज हिमाचल सबसे टॉप में है और बहुत अच्छी तरह से सम्मान के साथ उसका नाम लिया जा सकता है। लेकिन दुर्भाग्य से हमारे जब नीति निर्धारक जो थे शुरुआती दौर में, क्योंकि पर्यटन हमारे यहाँ भी बहुत स्ट्रांग है, आज भी पर्यटन हमारी टोटल जीडीपी का 25% योगदान देता है। तो 25% योगदान देता है, जबकि वो 50% तक योगदान यहां दे सकता है टोटल जीडीपी का। लेकिन हमारी सरकार ने एक नया शहर नहीं ढूंढा, एक नया स्पॉट नहीं ढूंढा,
एक नया तरीका नहीं ढूंढा जो सर्विस देने की। जो सिंगापुर की अगर आप बात करते हैं तो सिंगापुर में जब जाते हैं तो वहां पर दो चार चीजें हैं, उन्हीं पर सिंगापुर पूरा टिका हुआ है। मैं कई बार वहां गया हूं तो मैं देखता हूं उनकी सर्विस को देखकर हैरान हो जाते हैं हम लोग। हमारे यहाँ इतना है, सर्विस का कोई नाम ही नहीं है। चल रहे आ रहे यात्री आ गए, परेशानी हुई कुछ नहीं। अभी चारधाम यात्रा चल रही थी, 15 दिन में सरकार ने पटरी से बाहर उतार दिया, व्यवस्था ही नहीं कर पाई। तो ये अव्यवस्थाएं जो चल रही है, ये इसका आप अनुमान इससे लगा सकते हैं, अकाउंटेबिलिटी, लायबिलिटी और विजन नहीं होने के कारण, ये तीन चीजों की कमी के कारण आज उत्तराखंड का हाल ये है। अदरवाइज उत्तराखंड में बहुत सारा टैलेंट है और हम उत्तराखंड को इस पूरे भारतवर्ष का सर्वश्रेष्ठ राज्य बना सकते हैं, इतनी कैपेसिटी हमारे में है। एक आखिरी सवाल आपसे जाते जाते, जी, कि ये आपदाएं तो अब परमानेंट हो गई हैं और अभी COP26 भी होने जा रहा है और क्लाइमेट के ऊपर ही सारी बातें हो रही हैं, अखबार भरे पड़े हैं इससे देखा जाए। हम लोग भी कार्यक्रम कर रहे हैं, उसको पहले से भी करते आए हैं, अखबारों में लिखते भी आए हैं। जी सर। टेम्परेचर जिस हिसाब से राइज हो रहा है वो आश्चर्यजनक मुझे अब लगता नहीं, क्योंकि हमने इतना ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दिया है आसमान में कि अब तापमान बढ़ेगा ही बढ़ेगा, अनुमानों से भी दुगना बढ़ेगा। और हर 1 डिग्री के इंक्रीज में, आधे डिग्री के इंक्रीज में आपकी विभीषिकाएं बढ़ती चली जाएंगी। आम आदमी पार्टी का क्या प्रोग्राम है जिसके द्वारा कि वो आने वाले सालों में, अगर वो सत्ता में आती है, तो वो क्लाइमेट की जो इमरजेंसीज हैं उनसे डील करने के लिए ऐसा क्या परिवर्तन करेगी जो अभी की सरकारें नहीं कर पा रही हैं? बिल्कुल सर, बहुत अच्छा प्रश्न है और दुख भी है कि लास्ट प्रश्न मेरा बहुत अच्छा लग रहा है मन आपसे बात करने में, और बहुत अच्छी तरह से आप पूछ रहे हैं। अब मेरे जवाब टेढ़े मेढ़े जैसे भी हैं उनको सुन पा रहे हैं बहुत अच्छा मेरा काम। जी जी। तो मेरा कहने का मतलब है कि आम आदमी पार्टी आएगी नहीं। आम आदमी पार्टी 2022 में उत्तराखंड की सत्ता पर सत्तासीन हो रही है प्रचंड बहुमत के साथ, ये मैं आपको आज आश्वासन दे सकता हूँ। और धरातल पर और उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के विश्वास पर जिस प्रकार से जनता अपना समर्थन दे रही है, हम सत्ता में आते ही पर्यावरण पर बहुत बड़ा काम करेंगे। उसकी शुरुआत हमने अभी से संकेत दिए हैं। हमने जो पर्यावरणविद थे सुंदरलाल बहुगुणा जी, उनके सम्मान में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय अध्यक्ष जी दिल्ली विधानसभा, उन्होंने उनकी मूर्ति का अनावरण किया, जो एक बात का संकेत है कि हम कितने पर्यावरण प्रेमी हैं। ये जानते हैं कि मनुष्य का काम है इस इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए, जो प्राकृतिक बैलेंस है उस बैलेंस को बनाने के लिए हम अपने आप जिम्मेदार हैं। तो हमारी सरकार आती है तो हम इसके वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इस पूरे हिमालयी राज्य की जो डेवलपमेंट है हो रहा है उसको देखेंगे। और पर्यावरणविद ने बहुत अच्छा सुझाव कई बार यहाँ पर दिया है, उन सुझावों को माना जाएगा। सरकार सुझाव नहीं मानती है, जो बुद्धिजीवी या पर्यावरणविद सुझाव देते हैं उनको सरकार कूड़े के दान में डाल देती है, कूड़ेदान में डाल देती है, कभी उस पर संज्ञान नहीं लेती। ये कारण होता है। अगर उनकी बात सुन ली जाए, बुद्धिजीवियों की बात जो भी सुन लेगा तो सारी समस्या सॉल्व हो जाएगी। लेकिन सुने कौन? क्योंकि सबसे ज्यादा बुद्धिजीवी राजनेता अपने आप को मानते हैं। वो सोचते हैं कि हम अगर सत्ता के सर्वोच्च पद पर बैठे हैं, सर्वोच्च कुर्सी पर बैठे हैं, तो शायद हमसे बड़ा विद्वान अब कोई रहा नहीं, कोई बचा नहीं। तब वो जो तुगलकी फैसले लेते हैं उससे जनता त्रस्त होती है। अगर विद्वानों की बात मान ली जाए तो हम हमेशा अच्छा कर सकते हैं। तो हमारा रहेगा कि जो यहाँ पर पर्यावरण के लिए जो इंस्टीट्यूट है उनकी बात को सुना जाएगा, और जो 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 यहाँ पर चारधाम जो यात्रा ऑल वेदर रोड जो बन रही है और उसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है वो बड़े वैज्ञानिक तरीके से किया जा रहा है। अगर आप देख रहे हैं तो पर्वतों पर, पहाड़ों पर ब्लास्टिंग हो रही है, उसका परिणाम ये होता है कि थोड़ा सा बारिश में वो पहाड़ नीचे रोड पर आ जाते हैं, और हर बार होता है। और इंतहा इस बात की है सर, आप मानेंगे कि हमें पता है कि फला फला रोड पर एक पॉइंट पर हर साल लैंडस्लाइड होता है। कई रोड यहाँ पर ऐसे हैं जहां पर हर साल एक ही जगह पर लैंडस्लाइड होता है। तो हमारी सरकार उसका भी प्रबंध नहीं कर पाई कि इसको कैसे रोका जाए। वहां पर जाल लगाया जाए या कोई वहां पर बांस के पेड़ लगाए जाए, जिससे कोई झाड़ीदार पेड़ लगाए जाए जिससे मिट्टी रुक जाए। वो हर रोज जेसीबी लगा देंगे वहां पर, सुबह एक जेसीबी उस तरफ खड़ी रहेगी, एक जेसीबी इस तरफ खड़ी रहेगी, 3,000 रुपए इसका किराया होगा, 3,000 रुपए इसका किराया होगा, ट्रक अलग होगा। तो पूरा दिन का खर्चा एक पॉइंट पे 20-25 हजार रुपए का ठेकेदार खा लेगा। लेकिन उसमें 50,000 रुपए, 1 लाख रुपए लगा के उसको परमानेंट इलाज नहीं कर सकते। यहाँ पर ऐसी विजनरी सरकार चल रही है। तो हम इन सब चीजों को बंद करेंगे। जहां जहां संभव है, जहां रोड डाइवर्ट करनी है वहां रोड डाइवर्ट होंगे, जहां सुरंग बननी है वहां सुरंग बनेंगे, जहां पुल बनने वहां पुल बनेंगे, जहां डैम नहीं बनने हैं वहां डैम नहीं बनाए जाएंगे, जहां बने हुए हैं उनकी सुरक्षा कैसे हो वो हो। यहाँ पर लगभग 500 से ज्यादा गांव आइडेंटिफाइड है कि लैंडस्लाइड की चपेट में आ सकते हैं, जो आपदा का शिकार हो सकते हैं। सरकारें महसूस भी कर रही है इस बात को, लेकिन उसके बाद भी उनको शिफ्ट करने के लिए कोई सरकार इनिशिएटिव नहीं कर रही, कोई कदम नहीं उठा रही है।
तो बिल्कुल जो आपने सही कहा। हमारे इम्प्लीमेंट सामने नहीं कर रहा। हमारे सामने भी उदाहरण है कि मैं मुंबई से पूना अक्सर जाता रहता हूँ, एक्सप्रेस हाईवे बना हुआ है, आप भी गए होंगे इसके ऊपर कभी ना जी कभी। जी जी और उसमें 10 किलोमीटर तो जो वेस्टर्न घाट्स हैं, जिसको सह्याद्री हिल्स के नाम से भी जी जाना जाता है, जी जी उसमें से जी जी निकलते जी हैं। जी और वहां भी ये 6 लेन के हाईवे बने हुए हैं, 3 लेन जाने का, 3 लेन आने का, खासतौर से पहाड़ों में। बाकी सब जगह 4-4 लेन है उसमें। जी इंडिया का पहला एक्सप्रेस वे है। और वो 10 किलोमीटर हाँ का जो एरिया है, घाट एरिया जिसको हम कहते हैं यहाँ पर, वहां पर ऐसे बंदोबस्त अभी किए गए हैं जो कि जाली लगाना, जो भी करना है, ताकि लैंडस्लाइड का एरिया वहां पे काफी है, ताकि वो ना हो और वो रास्ता 12 महीने चलता रहे। तो अनुभव यहाँ से लिए जा सकते हैं कि ये भी पहाड़ी एरिया है सारा का सारा। तो उनके जो वैज्ञानिक आधार हैं, उनको यूज किया जा सकता है। और वाडिया इंस्टीट्यूट की जो जियोलॉजिकल इंस्टीट्यूट है वहां पर देहरादून के अंदर, जी जी उनकी जी बहुत जी सारी रिकमेंडेशन आती है। पर ऐसा लगता है सारे के सारी रद्दी की टोकरी में चली जाती, कोई इनका ध्यान रखता नहीं है। तो इस पे लास्ट बस कमेंट जरा सा आपका छोटा सा, एक मिनट का, इससे ताकि हम इस प्रोग्राम को जी अंतिम उसमें रूप दे सकें। बिल्कुल सर साहब, बहुत धन्यवाद आपका ये करने के लिए। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि मनुष्य को हमेशा सीखना चाहिए। अगर आप समाज का भला करना चाहते हैं तो आपको दुनिया में जो भलाई हो रही है उस भलाई से सीख लेते हुए उसको अपने समाज के लिए इंप्लीमेंट करना चाहिए, अपने प्रदेश के लिए, अपने देश के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। और अच्छी चीजों को ग्रहण करने में कभी कोई गुरेज नहीं होना चाहिए, जिससे अच्छा हो सके। क्योंकि आइडिया जरूरी नहीं कि मेरे दिमाग में ही आएगा, वो आपके उसमें भी आ सकता। पिछली बार आपने बहुत अच्छा आइडिया दिया था कि दिल्ली सरकार अपने दिल्ली के स्कूलों को 2-2 स्कूलों का मॉडल अगर हर राज्य में बना देंगे तो हमें फैलने में आसानी भी होगी। और बहुत अच्छा आइडिया था, हमने उसको आगे किया भी है। शायद हो सकता है भविष्य में कुछ उस आइडिया से आगे बात बढ़े। लेकिन मेरा कहने का मतलब यही है कि हमें निरंतर, जिसको आध्यात्मिक तौर पर हम एक मृत्यु मंडल कहते हैं, क्योंकि मनुष्य कहीं ना कहीं आध्यात्मिक चेतना तो होती है अंदर, तभी जाके समाज सेवा या दूसरी सेवाओं में आता है, नहीं तो वो निस्वार्थ में ही हमेशा जीवन में लगा रहता है। तो चेतना ये कहती है कि आप दुनिया से सीखते हुए अपने इस जो मृत्यु मंडल, जो ईश्वर का बगीचा जिसको हम कहते हैं, इसकी खूबसूरती को बढ़ाने का हमेशा हम काम करें, इसमें एड ऑन करते जाएं, ताकि हमारे बाद जो एक पीढ़ी दूसरी आएगी उसको और बेनिफिट यहाँ पर मिल पाए। जो हमें परेशानियां हुई वो परेशानियां वो पीढ़ी ना उठा सके, यही सरकारों का निरंतर काम रहता है। और समाज का जो अंतिम व्यक्ति होता है उस तक सत्ता का सार पहुंचाना सरकारों का काम होता है। अगर इस भावना के साथ कोई सरकार काम करती है तो सरकार फलीभूत होती है, सरकार लंबी चलती है। और अगर सत्ता की बंदरबाट करने की बात अगर जहन में होती है तो उत्तराखंड की जैसी सरकार होती है कि 20 साल में 12 मुख्यमंत्री यहां पर हो गए हैं और ये मुख्यमंत्री की फैक्ट्री बन चुकी है। और जो जनता के मुद्दे हैं आज वो सेकेंडरी हो चुके हैं यहाँ पर। तो इस उत्तराखंड में पूरा परिवर्तन की आवश्यकता है। और इस बार उत्तराखंड की देवतुल्य जनता परिवर्तन के लिए तैयार है, क्रांति के लिए तैयार है। मैं इतना ही कह के बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा न्यूज टाइम्स का, आपका। न्यूज टाइम ने मुझे ये मौका दिया, मैं सौभाग्यशाली हूँ आपके चैनल पर आकर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और तो दोस्तों, ये तो हमारा आज का कार्यक्रम। और जाने से पहले मैं नवीन पुशाली जी, उनके परिवार और उनके साथियों को, त्योहार का मौसम है तो दिवाली की शुभकामनाएं आप सबको हमारी ओर से, ताकि दीपावली आप सबके लिए मंगलमय हो। ये आपके लिए तो भी धन्यवाद। जी, और इन्हीं शब्दों के साथ हम लेंगे विदा दोस्तों, और बहुत जल्दी मुलाकात होगी नए मेहमान के साथ, नए मुद्दे के साथ। और नवीन जी का धन्यवाद, शुक्रिया।